कराची में बारिश को 4 दिन गुजर गए मगर अब भी शहर के कई इलाके ज़ेरे आब हैं। सड़कें बैठ गई हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, कराची का पोश इलाका DHA जो मुकम्मल तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत के दायरा कार से बाहर है, जिसे आजादाना तौर पर कंटोनमेंट बोर्ड चलाता है, वहां पर भी मसाइल अब तक हल ना हो सके, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में DHA और क्लिफ्टन के रिहायशी सड़कों पर निकल आए और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का घेराव कर लिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड ने पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। रेंजर्स एहलकार भी आए। मुजाहिरीन ने कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार भी हुई। मुजाहिरीन की तरफ से मुतालबात भी रखे गए। आखिर मामला कहां तक जाएगा? 4 दिन गुजरने के बावजूद कंटोनमेंट मसाइल पर काबू पाने के लिए क्यों नाकाम हुई, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम भट्टू हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आज दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने भी कराची के मामले पर एक आला सतह का इजलास तलब किया और कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए वफाकी वजीर असद उमर ने वजीर आजम इमरान खान को कराची में पानी, सूरज, नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। जिसके बाद वजीर आजम ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है और कहा है कि अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते और कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। क्या किरदार अदा करेगा? क्या सिर्फ हुकूमत के साथ मिलकर काम होगा? क्या आज तय पाया है? शहबाज शरीफ कह रहे हैं वो 2 सितंबर को कराची के मुतासरा इलाकों का दौरा करने आ रहे हैं। अब तक वजीर आजम इमरान खान ने कराची आने का ऐलान क्यों नहीं किया? इस सब पर बात करेंगे आज। इस पूरे प्लान पर जो ब्रीफिंग दी गई और क्या हतमी मामला तय पाए हैं, कैसे कराची बेहतर होगा और माजी के मुकाबले में वादों के बरक्स अब बात होगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। असद उमर साहब, आज फाइनली वजीर आजम ने क्या फैसले किए हैं और क्या माजी के बरक्स होगा कि टाइमलाइन होगी, डेफिनेट टाइम पीरियड में चीजें डिलीवर करनी होंगी कराची के अवाम में? जी, आज हमने प्रेजेंटेशन की जो हमारी सिंध हुकूमत के साथ पहले मुलाकात हुई थी, उसके अंदर जो एरियाज जो मुख्तलिफ काम करने के जो हैं उनको सामने रखते हुए और अभी जो हमारे सामने जो मंसूबे हैं, तो आज प्लानिंग मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी तजावीज़ रखी। दूसरे हमारे कमेटी के कुछ मेंबर्स भी उसके अंदर शामिल थे मीटिंग के अंदर और वज़ीर आज़म से इसकी अप्रूवल लेने के बाद अब वो हमने जो है प्रपोजल जो है वो सिंध हुकूमत के साथ शेयर कर लिया है और उम्मीद ये है कि अगले चंद दिन के अंदर सिंध हुकूमत और हम साथ बैठ के एक मुतफ़िका फैसला कर लेंगे। और इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मंसूबे हैं, कौन से एरियाज हैं, वो तो पहले हमने बात कर ली थी। उसके अंदर पानी की सप्लाई थी, सुएज था, कचरे की सफाई का था मामला, ट्रांसपोर्ट के मामला थे, सड़कें थी। अब जो है उसके अंदर हमने स्पेसिफिक यानी कौन कौन सी स्कीम्स इस हेड्स के अंदर हमने करनी है। हमारी तजवीज़ क्या है कि इनमें से कौन सी जो लीड है वो वफाक के पास होनी चाहिए, किसकी सूबे के पास होनी चाहिए, फंडिंग सोर्सेज जो हैं वो क्या होंगे, किसको वफाक ने फंड करना है, किसको सूबे ने फंड करना है, ये तमाम तफसीलात और उसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या बनाया जाए कि जब काम शुरू होगा तो उसको कैसे देखा जाए, ये पूरा हमने एक मुसवदा बना के सिंध हुकूमत को भेज दिया है आज। और जैसे मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर ही, और सिर्फ आपको ये जताने के लिए नहीं कि काम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन किस जहन के साथ जो एक सबकी कराची की ख्वाहिश है, सबसे अहम वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द एक इमरजेंसी बुनियाद पे काम किया जाए। तो मैं हमारे जो प्लानिंग के सेक्रेटरी हैं मतर राना और उनकी टीम जो है हफ्ते इतवार को बैठ के उन्होंने काम किया। कल मेरे से 2 रिसाइकल हुए। तो इस जज्बे के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे मामला जो हैं सिंध हुकूमत के साथ भी तय हो जाएं और काम ग्राउंड के ऊपर पे शुरू हो जाए। सर, और आपको लग रहा है कि इस फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट हो जाएगा? क्योंकि गुज़िश्ता 2 बरसों में नहीं हो सका। पिछले 12 बरस में पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम से जो वादा किया नहीं पूरा किया। पिछले 2 सालों में वजीर आजम ने 2 कमेटियां बनाई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 162 अरब रुपए का वादा किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप दोनों का अग्रीमेंट हो जाएगा और वापस बात वहीं नहीं फंस जाएगी कि जी इत्तफाक नहीं हो पा रहा और कराची के अवाम भुगतते रहें, ऐसा नहीं होगा, बात आगे बढ़ेगी। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्राउंड पे काम नहीं हो पाया, तो अब वो 2 ही हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो
सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अलग अलग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को ये बताती है कि दूसरी जो साइड है उसकी वजह से काम नहीं हो सक रहा है, या अगर वाकई में खुलूस से नियत रखते हैं हम और चाहते हैं तो फिर साथ बैठें और साथ बैठ के मुश्तरका तौर पे जिम्मेदारी हासिल करें। सियासत करने के लिए मैंने पहले भी कहा है बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, सियासी हमारा इख्तिलाफ है, सियासत चलती रहेगी, लेकिन जो कराची के अवाम का हक है, जो तरक्याती काम है, उसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस जज्बे के साथ हम बैठे में आज जो हमने वहां पर जो प्रपोजल भेजे हैं वो एक ओवरऑल जो फ्रेमवर्क जिसके ऊपर उसूली तौर पर इत्तेफाक हो गया था हमारे दरमियान, चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी टीम के दरमियान, उसी से मुताबिकत रखता है। उसके अंदर तरजीहात ऊपर नीचे हो सकती हैं, स्कीम कौन सी होनी चाहिए, कौन सी वफाक करे, ये नहीं। हो सकता है कि वो उनकी तरफ से कोई तजावीज आए कि उसमें थोड़ी रद्द-बदल की, लेकिन उसूली तौर पर जो हमने फ्रेमवर्क भेजा है इसके ऊपर पहले से इत्तेफाक हो चुका है। अच्छा, और इस फ्रेमवर्क में आगे बल्दियाती निजाम क्या होगा और मेयर का इख्तियार क्या होगा, इस पर भी बात हुई है, क्योंकि एक अजीब सी सूरत हाल में फंस गए कराची के वोटर्स और कराची के अवाम। पीपल्स पार्टी को कराची के वोट की जरूरत नहीं है सिंध हुकूमत बनाने के लिए, कराची के अवाम उन्हें वोट देते भी नहीं है। वोट देकर मेयर MQM का बना दिया, वो 4 साल ये बताते रहे कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं है, जो इख्तियार थे वो भी काम नहीं उन्होंने किए। मेयर MQM का बना दिया मगर MNAs MPs आपकी पार्टी के बना दिए। अब आप पर एतराज हो रहा है कि जी वफाक ने भी काम नहीं किया। तो ये जो तजादात है जिसमें कराची के अवाम फंस गए बीच में, इससे निकला जाए कोई ऐसा निजाम है, इस पर भी बात हुई है। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अगर ऐसा निजाम जो हमारे आइन की रूह के मुताबिक होना चाहिए अगर वो बना होता तो शायद आज हमें ये जरूरत ना पेश आती, शायद आज आप मुझसे ये सवाल ना कर रहे होते। और आपको पता है कि पहले MQM भी पिटीशन फाइल कर चुकी है 140 से आइन का जो शिक है जिसके मुताबिक एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम बनना है सारे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कराची के लिए नहीं, जो इंतजामी, माली और सियासी तौर पर खुद मुख्तार हो। उसकी रूह के मुताबिक सिंध का इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है और इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म खुद इमरान खान और मैं उसके पिटिशनर्स हैं। हमने भी ये पिटिशन फाइल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की हुई है कि देखा जाए और सिंध की हुकूमत को हिदायत दी जाए कि आइन की जो असल रूह है उसके मुताबिक एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाया जाए। हमने पिछली मीटिंग के अंदर ये जिक्र भी किया था, मेरे ख्याल में तो उनके लिए एक सियासी बजाय कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो। जिस तरीके से पहले भी अफसोसनाक बात है, आपको पता है कि उस वक्त पंजाब और सिंध के अंदर जो इलेक्शन कराए गए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट को फाइनली एक ऑर्डर देना पड़ा था और एक धमकी दे के, एक अल्टीमेटम दे के डेट सेट की थी जिसके बाद वो इलेक्शन हुआ था। तो उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत खुद, क्योंकि अभी तो मुकामी हुकूमत की टर्म खत्म हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट होने जा रहा है, तो अगले इलेक्शन से पहले एक बेहतर निज़ाम और सिर्फ कराची के लिए नहीं सिंध के तमाम इलाकों के लिए एक ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे जो आइन की असली रूह के मुताबिक हो और जहां अवाम तक इख्तियारत पहुंचे। अच्छा, मगर इसके अंदर भी एक मसला है, अगर आप उस निज़ाम पर भी कंसेंसस हो जाए तो कराची का जो एक एरिया है, जो डेवलप्ड एरिया जिसको आप कहें, उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 200 स्क्वायर किलोमीटर कंटोनमेंट बोर्ड के पास है और फिर उसके बाद एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी, स्टील मिल, सिविल एविएशन, उनकी अपनी अपनी अलग ज़मीनें हैं जहां पर जुरिस्डिक्शन के मसाइल आते हैं। तो अगर आप सिंध हुकूमत के साथ मामला तय कर भी लें तो ये जो बाकी बॉडीज हैं इनके साथ भी तय करेंगे कि आप मेयर को बाइख्तियार बना दें, वो ये ना कह रहा हो कि जी 1/3 हिस्सा तो मेरे पास है ही नहीं। तो कम से कम एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें सारे के सारे एरियाज एक के अंडर आते हो मेयर के या जो भी कराची को चलाए। ये बिल्कुल जायज बात आप कर रहे हैं और इसीलिए हमारे ख्याल में जब तक शामिल ना हो और हमने जो के अंदर जो अपनी तजावीज़ भी रखी है उसके अंदर भी इसी को जहन में रखते हुए हमने सिफारिशात मुरतब की हैं। जब तक तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिनके इख्तियारात हैं कराची में किसी न किसी सूरत के अंदर, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मुकामी हुकूमत हो या ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और दूसरे वो इदारे हैं जिनके पास इख्तियार है अपने अपने एरियाज के अंदर, जब तक वो तमाम एक पेज पर साथ आकर इकट्ठे मिलके, वरना यही तो होता रहे ना शाहजेब, आप भी देखते रहे, हम भी देखते रहे कराची के अंदर होता क्या रहा है। यही बात आखिर में सब आड़े आती है कि जी वो क्या करें, हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है, वो दूसरा कहता है हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है और नतीजा एंड में ये निकलता है कि सब तो अपने अपने सफाई दे के निकल जाते हैं। कराची जो है वो वैसा भी नहीं रहता जैसे पहले था, उससे मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है और जो अभी हालिया बारिशों के अंदर देखा है वो तो सबके सामने है।
ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कराची पीछे गया है, दुनिया आगे गई है, कराची पीछे गया है। अब आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आपका अपना घर डीएचए कराची में है, दूर थोड़ा सा समंदर है, मगर पानी का इनखला नहीं हो सका। सुरजानी और डीएचए 2 एरिया रह गए जहाँ पर पानी खड़ा है। तो आपको लगता है कि मिल बैठकर ही हल तलाश किया जाएगा तो इस शहर का हल निकलेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना, आप मेरे जो कराची घर जहाँ मेरी फैमिली रहती है वहीं की अगर आप सूरत हाल देख लें तो 2 दिन तक तो, क्योंकि हमारे पास तो वो बड़ी बड़ी एसयूवीज हैं नहीं, हमारे पास वो नॉर्मल गाड़ियां हैं। 2 दिन 2.5 दिन तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और 62 घंटे तक हमारे पास बिजली नहीं थी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक काम ही नहीं कर सकते। जब तक पानी नीचे नहीं जाएगा तो बिजली वापस नहीं आ सकती। तो वो तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो कराची की कोई एक मखसूस इलाके की नहीं है, वो तमाम कराची के इलाकों के ऊपर वही सूरत हाल है, बशमूल इन इलाकों का जहां पर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग रहते हैं। सो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर, और उस शहर के अंदर सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के टैक्स देने वाले लोग हैं वो भी जो है बुनियादी सहूलतों से इस वक्त उनको मुयसर नहीं है। तो किसी सूरत में भी ये सूरत हाल ठीक नहीं है। अगर उसके बाद लोग जो है आवाज उठाते हैं और उसके बाद खुदा न खास्ता लोग उसको फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो फिर तो हम बहुत मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो हम जो बुनियादी उस सूरत हाल को पैदा क्यों होने दें? इसी स्पिरिट के साथ आपको पता है आजकल मैं एक जनूबी बलूचिस्तान के स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, तरक्याती पैकेज के ऊपर भी काम कर रहा हूं। वहां पर भी यही सूरत हाल है कि क्योंकि इतनी ज्यादा महरूमी है उसकी वजह से सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की वारदातें वहां पर हो रही हैं। तो सिक्योरिटी के जरूर इकदाम उठाए जाएं और सिक्योरिटी की जो एक्शन लेने की जरूरत है वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जाए। लेकिन अगर आप उसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो लोगों के जो हकूक हैं वो उनको दिलाएं। खुद ब खुद खत्म हो जाएगा वहां, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, ड्रेन द स्वैम्प। ना महरूमी होगी ना कोई दहशतगर्दी के पनप सकती है फिर वहां पर। साथ में बताइएगा, 2 प्रोजेक्ट जो वफाक की जिम्मेदारी थी वो भी डिलीवर नहीं हो सके। अब तो हर शहर में तकरीबन पाकिस्तान में एक ट्रांसपोर्ट का मौजूद है। ग्रीन लाइन वफाक ने ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं पूरा कर सका। K4 में वफाक अपना काम नहीं पूरा कर सका। तो इसकी भी आपने टाइमलाइन तय की है कि वफाकी हुकूमत भी अपने हिस्से का काम पूरा करेगी? देखिए, ग्रीन लाइन जो है वो वफाक ने जिम्मेदारी ले ली थी। जब हमारी हुकूमत आई पहले वो 50-50 की बुनियाद पर हो रहा था, तो वफाक ने कहा कि हम ये पूरा कर देंगे। उसका जो है वो एक फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन होना था सिंध हुकूमत के साथ। वो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है वो फाइनली मई 2019 में जाके साइन हुआ। तो वो प्रोजेक्ट जो एक पॉइंट पर जाके रुक गया था, उसके बाद वहां से काम करना शुरू हुआ है। अब उसकी बसेस वगैरह भी ऑर्डर हो गई हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो भी बन रहा है और उम्मीद ये है कि इसी माली साल के अंदर ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगी। K4 जो है उसकी लीड अभी तक सिंध हुकूमत के पास है। वो भी 50-50 बेसिस पे फाइनेंस हो रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल 27 अरब रुपए के करीब थे जो उस प्रोजेक्ट के लिए मंसूबे के लिए मंजूर किए गए थे, तो उसके तो कहीं करीब ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला। उससे बहुत ज्यादा एक ओवररन होने वाला है। टेक्निकल मसाइल आ गए थे, दोबारा से कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया। टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो सिंध की हुकूमत को दे दी गई है, उनकी काबीना को प्रेजेंट हो गई है। सिंध हुकूमत ने वो हमें भेजनी है ताकि वफाक उसके अंदर टेक्निक के फोरम से उसके अप्रूवल्स कर सके। देखें बातचीत के अंदर क्या होता है, शायद K4 की किसकी लीड हो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर शायद बात हो। सब और आगे बढ़ाने के लिए क्या वजीर आजम खुद भी कराची आके कुछ वक्त गुजारने के लिए तैयार हैं? वो जब से इलेक्शन जीते हैं वो कराची में वक्त उन्होंने कम गुजारा। पिछली 2 दफ़ा तो उन्हें आना था, वो आए नहीं। तो कम से कम कराची ने उन्हें मैंडेट दिया है कराची में आए, खुद देखें कि किस तरीके से जो वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी हो रही है, सिंध हुकूमत के साथ किस तरीके से मिलकर आगे बढ़ना है। कराची को भी वक्त देने को तैयार हैं। दूसरे सूबों में जाते हैं, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, 2 मुख्तलिफ चीजें। एक हद तक तो मुझे बिल्कुल ये समझ में आता है। मैं उस दिन भी बोल रहा था 70 साल की पाकिस्तान की सियासत की तारीख में ये पहली दफा हुआ है। अगर मैं एक उमूमी तौर पर बात करूं तो कायद-ए-आज़म तो जाहिर है उनकी तो पैदाइश ही इस शहर से थी, और कायद मिल्लत भी जो है लियाकत अली खान, वो एक कराची वाले तस्वर किए जाते हैं, हालांकि वो बाहर से आए थे। उसके बाद ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि कराची ने किसी कराची से बाहर वाले को अपना लीडर माना है, और वो इमरान खान को माना है। वो सिर्फ उन्होंने वोट नहीं डाला,
वो इमरान खान के साथ उनका एक जज्बाती लगाव भी है, एक उम्मीद है इमरान खान के साथ, जो उम्मीद कराची के अंदर खत्म हो चुकी थी। आप जानते हैं कि कितनी नाउमीदी है, और वो जो बहुत शहर के अंदर 2 दहाई तक अफरा तफरी फैली, उसकी वजह भी यही थी, वो नाउमीदी थी, वो महरूमी थी, वो महरूमी का एहसास था जिसकी वजह से वो सूरत हाल पैदा हुई। तो एक उम्मीद पैदा हुई कराची के अंदर दोबारा के एक शख्स है जिसको वाकई में वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हर हिस्से को वो बराबर समझता है और उसको ओन करता है। और कराची के खास तौर पे मेरे ख्याल में एक खास रिश्ता रहा है इमरान खान का। मैं चले आपको एक बात और बताता हूं कि कराची से इमरान खान का क्या रिश्ता है और तहरीक इंसाफ के अंदर, कि जब पांच साहब की शादी हुई अभी तो 2-2.5 साल पहले, तो उसके बाद उन्होंने घर पे पहला जो डिनर किया उसमें बहुत महदूद लोगों को बुलाया हुआ था। मेरे ख्याल में 13-14 हम लोग थे, और उसमें से तकरीबन 35 से 40% वो लोग थे जिनका कराची से ताल्लुक था। तो उनका जाती तौर पे भी जो है वो कराची के साथ एक कनेक्शन है। तो इसलिए कराची ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करता है इमरान खान से कि इमरान खान ज्यादा उनके दरमियान नजर आएंगे। और मैं उनको पर्सनली भी ये एडवाइस करता रहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ। मैं आप अभी पब्लिकली भी कहूंगा कि मेरे ख्याल में इमरान खान को वह ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा अहम ये तो जात हो गई ना, वो वजीर आजम है, और वो एक ऐसे वजीर आजम है जो कराची को ओन करते हैं, जो समझते हैं। आज की भी मीटिंग में उन्होंने कहा भूल जाओ 14 सीटें, जब तक कराची की मईशत दोबारा नहीं चलेगी, जब तक कराची के शहर में अमन नहीं होगा, कराची में तरक्की नहीं आएगी, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं। तो क्या वो फैसले करने के लिए तैयार हैं, क्या वो तरजीह देने के लिए तैयार हैं कराची को? उसका जवाब में मुझे कोई शक ही नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है वो सुरखरू होंगे कराची के अवाम के सामने भी। और आपको नजर आएगा कि ये जो हम एक बात करते हैं कि इमरान खान खास तो एक दर्द रखते हैं कराची के लिए, वो आपको फैसलों के अंदर, तरजीहात के अंदर और रिसोर्स वसाइल के अंदर नजर आएगा। बहुत शुक्रिया सद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये एतमाद नजर आए और कराची के अवाम के लिए डिलीवरी भी साथ नजर आए, वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर। हमारे साथ अब मोहम्मद सलीम हसन भट्टू साहब मौजूद हैं, कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन। मोहम्मद सलीम हसन भट्टू साहब बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम सरापा एहतजाज हैं, जो एरियाज आपके अंडर आते हैं वहां पर एहतजाज हो रहा है। आपके दफ्तर के बाहर आज एहतजाज होता नजर आया। लोगों का घर हमें नजर आया कि ग्राउंड फ्लोर डूब गए, उनकी गाड़ियां खराब हो गई, सड़कों में खड्डे पड़ गए हैं, उन खड्डों में गाड़ियां गिर गई, लोगों की जो बेसमेंट्स हैं उनमें पानी भर गया, कारोबार उनका तबाह होता नजर आया, लोगों की चीजें खराब होती नजर आई। क्या जवाब है आपके पास? शाहजेब खानजादा साहब, मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि कराची का ये जो रेन का स्पेल है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले अब तक 5 रेन के स्पेल आ चुके हैं, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे काम करता रहा। ये जो छठा स्पेल था ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। और कराची का आपको जैसे मालूम है कि पहले कभी इस तरह की रेन का जो अभी चल रहा है मीडिया के अंदर कि 90 ईयर्स के अंदर भी इस तरह का रेनफॉल कभी नहीं आया। तो जो ही ये रेनफॉल स्टार्ट हुआ उसके अंदर हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 2 एक्सटेंशन, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 5 एक्सटेंशन 48 आवर्स के अंदर हमने सारे को क्लियर कर दिया। फेज़ 6 के अंदर डेफिनेटली इशू आया, और वहाँ पे चूँकि आप ये बात आपके ज़हन में भी होगी कि जो डिफेंस का एरिया है कराची का, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंडर आता है, एब्सोल्युटली लो लाइंग एरिया है। पूरे कराची का पानी ऑलमोस्ट महमूदाबाद और क्यूमाबाद की तरफ से होते हुए उस नले के अंदर आता है, और हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी आधा उसके अंदर जाके गिरता है और बाकी आधा जो है वो सीधा समुंदर के अंदर जाकर गिरता है। जिस दिन बारिश तेज हुई, महमूदाबाद क्यूमाबाद का जो नला था वो बिल्कुल अपने पीक पे चल रहा था, और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको आगे जगह नहीं मिल रही थी। और सेकंड, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो बाकी 4 हमारी ड्रेन थी जो कि डायरेक्टली सी के अंदर जाती हैं, वहाँ पे भी हाई टाइड्स थे, तो इस वजह से ये बैक वाटर फ्लो हुआ। लेकिन साथ ही साथ हमने ये अपनी पूरी एफर्ट लगा के विद इन 48 आवर्स सारे बाकी फेजेस जो है वो क्लियर कर दिए। सिर्फ फेज 6 के अंदर जो है वो इशू रहा, वो भी अभी तक ऑलमोस्ट फेज 6 का 70% 80% एरिया, फेज 6 की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लियर है। सिर्फ इस वक्त बुखारी कमर्शियल, निशात कमर्शियल और एक जो तौहीद कमर्शियल का एरिया है उसके अंदर इशू है, और इंशाल्लाह वी आर डिटरमिन्ड अगले 48 आवर्स में हम उसको भी क्लियर कर देंगे। सर भट्टू साहब, जिस दिन बारिश हुई
उस दिन जाहिर है मुख्तलिफ इलाकों में काम भी साथ शुरू हुआ और उस रात ही शो करने के बाद एक कुलीग को छोड़ने के लिए जब हम गए तो मैंने खुद ने देखा कि विलेज रेस्टोरेंट से लेके इत्तेहाद पर पूरा का पूरा इत्तेहाद हमें भरा हुआ नजर आया। आपका कोई गाड़ी नजर नहीं आई कि निकालती हुई नजर आ रही हो। गाड़ियां पानी में डूबी हुई थी, घर पानी में डूबे हुए थे। इत्तेहाद कमर्शियल की तो गलियों में इतना पानी था कि हमारी गाड़ी की हेडलाइट तक पानी में चली गई थी। गाड़ियां वहां पर खराब थी। फिर मैं वापस आ रहा था, खयाबान हाफिज, बुखारी, राहत शहर, शहबाज सब पानी से भरे हुए थे। आपकी कोई गाड़ी साफ करने वाली नहीं थी। आखिर में भी सिंध हुकूमत आपकी हेल्प के लिए आई है, आर्मी के भी लोग आपकी हेल्प के लिए आए हैं पंप से कि पानी निकाला जाए, और सिंध हुकूमत ने कहा कि हम निकाल भी दें तो ड्रेनेज का निजाम आप लोगों का ठीक नहीं है। तो आपके पास क्या खुद इक्विपमेंट नहीं था और उस रात को तो आपका कोई नजर ही नहीं आ रहा था पानी निकालते हुए? शाहजेब खानजादा साहब, ऐसी बात नहीं है, चूंकि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा है, हमने उसको प्रायोरिटाइज किया। आपने भी जो जितनी शाहराहों के नाम लिए हैं, जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की, वो सारी फेज 6 के अंदर आती हैं। और जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहले जो 5 स्पेल हैं वो इसी ड्रेनेज सिस्टम ने लिए हैं। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि दुनिया का कोई भी सिस्टम ऑप्टिमम पे डिज़ाइन नहीं होता। ये सिस्टम जो करंट ड्रेनेज सिस्टम है ये 217 mm पे डिज़ाइंड है, और वो भी 24 आवर्स के अंदर ये उसको निकालेगा। और ये उस वक्त डिज़ाइन हुआ जबकि हाइड्रोलिक्स की स्टडी डिफरेंट थी। आज से 10 साल पहले ये डिज़ाइन हुआ था। उसके बावजूद, जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि ये 5 स्पेल ले गया, 6 स्पेल के अंदर विद इन 4 आवर 220 मिलीमीटर से जब ज़्यादा बारिश होगी तो डेफिनेटली एक पहली बात ये, और दूसरा जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि बैक वाटर फ्लो की वजह से ये एरिया ज्यादा चूंकि लो लाइंग एरिया से सबमर्ज्ड हो गए। मगर आप लोगों ने जिस तरीके से इलाके डिजाइन किए हैं, आप सड़कों पे क्यों आप लोगों ने ड्रेनेज बनाया है जिसके अंदर अब नजर आ रहा है कि सड़कें भी उखड़ गई हैं और उनमें गटर्स में गाड़ियां भी गिर गई हैं। फिर साथ में जब बारिश कम भी होती है तो शहबाज का एरिया तो हमें फिर भी डूबता नजर आया है, लोगों के घरों में पानी जाता हमें तब भी नजर आया है। और आखिर तक आपके पास क्या कोई प्लानिंग नहीं थी कि ड्रेनेज का निजाम ही नहीं था, पानी खड़ा हो गया जब तक सिंध हुकूमत आपकी मदद के लिए नहीं आई? इसके अलावा लोग आपकी मदद के लिए नहीं आए? शाहजेब खानजादा साहब, सिंध हुकूमत हमें जो मदद के लिए आई वो सिर्फ एक उन्होंने वाटर डिस्पोजल का पंप दिया है और एक उनका बॉर्डर चल रहा है। इस वक्त भी मेरे अपने 150 से ज़्यादा पंप कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन के चल रहे हैं, पहली बात। और दूसरे जो है हमारे इस वक्त 45 से ऊपर बॉर्डर्स काम कर रहे हैं जो कि उस इलाके से अभी मेनली पानी जो निकल रहा है और बाकी लोगों की बेसमेंट से चूँकि पानी से भरी हुई थी वहाँ से पानी निकल रहा है। और दूसरी मैं आपसे अर्ज करूँ कि जितनी मैं कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन एक म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने का इदारा है। दिस वाज अ नेचुरल कैलेमिटी और इसको आप अप्रिशिएट करेंगे कि इसको सिंध गवर्नमेंट ने भी एक नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया है। मगर इसमें एक इशू ये है कि आपका कंटोनमेंट बोर्ड जो लोग वैसे टैक्स देते हैं वफाक को, हुकूमत को, उसके अलावा अलग से भी पैसे लोगों से चार्ज करता है। ये तो नहीं होना चाहिए कि पोश एरिया आपका कहलाए और खारा दर सुरजानी के बाद डीएचए में ही पानी खड़ा हो, बाकी जगह से पानी निकल गया हो। आप लोगों का पानी सबसे पहले निकलना चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले साफ करना चाहिए। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर आप भेजें, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि 48 आवर्स के दौरान हमारा 95% एरिया क्लियर हो गया था। आपकी बात बजाय है कि लोग टैक्स देते हैं लेकिन उसके लिए उनको उसी तरह की म्यूनिसिपल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। नहीं, आप पानी का टैक्स लेते हैं, पानी कहाँ देते हैं? आप पानी का टैक्स लेते हैं लोगों से, पानी कहाँ देते हैं? पानी देखें शाहजेब खानजादा साहब, पानी का मैं भी आपको बता देता हूँ। डीएचए की जो सीबीसी का एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट 16 MGD है। वाटर सीवरेज बोर्ड हमें देता है 4 MGD। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन वाहिद इदारा है जो वाटर सीवरेज बोर्ड का 1 रुपए का भी डिफॉल्टर नहीं है। अब अगर मेरी डिमांड 16 MGD है और मुझे मिलेगा 4 MGD, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उसी हिसाब से अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको दे पाऊंगा। नहीं तो फिर आप अपने टैक्स पेयर से पैसे भी उतने ही लेना। वो अगर टैंकर भरवा रहे हैं और आप उनसे पैसे ले रहे हैं और वो अब डिमांड कर रहे हैं कि आपका ऑडिट होना चाहिए, आपका ऑडिट कौन करता है फिर? हमारा ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है और हर साल ऑडिट की रिपोर्ट हमारी पब्लिश होती है। इसी के साथ में शाहजेब खानजादा साहब आपको एक और बात बताऊं, कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन वाहिद इदारा है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखें, मेरे बोर्ड की, हमारे बोर्ड की सारी प्रोसीडिंग उसके में मौजूद है और इवन मेरे जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो आपको वहां से मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि एक सेल्फ कंटेन्ड सिविक बॉडी है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ देखती है और रोल मॉडल है दूसरी सिविक बॉडीज के लिए जिसको एमुलेट किया जा सकता है। अब भी किया जा सकता है। आप एक रोल मॉडल हैं कि आपको दूसरी सिविक बॉडीज देखें इस मुल्क में। देखें शाहजेब खानजादा साहब, मैं जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिविक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना एक अलहदा काम है। नेचुरल कैलेमिटी को काउंटर करना, उसको कैटर फॉर करना एक अलहदा जॉब है। इवन हम इस आजमाइश की घड़ी में जो हमारा
नेचुरल कैलेमिटी है उसको भी ना सिर्फ टेक केयर ऑफ कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी साथ साथ म्यूनिसिपल सर्विसेज भी जो एरियाज हमारे क्लियर है वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर मुझे बताइए ना, ये किस तरीके से है कि आप अब हाई टाइड का कह रहे हैं, 3 दिन तक हाई टाइड तो नहीं रहती, और दूसरी बात यह है कि सर्दियों में लो टाइड होती है, गर्मियों में मानसून में वैसे भी हाई टाइड की वार्निंग होती है, और जब तेज बारिश हो रही हो हवाओं की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो आप लोगों को अपना ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से बनाना चाहिए था। आपने क्या पैरेलल बनाया हुआ है कि थोड़ी सी हाई टाइड हुई और फिर समंदर में पानी नहीं जा रहा? नहीं, अपना शादिब खानदादा साहब, मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की कि ये सिस्टम आज से 10 साल पहले डिज़ाइन हुआ था, और उस वक्त इसकी जो कैपेसिटी थी वो 217 मिलीमीटर जो है 24 आवर्स के लिए थी, और उस वक्त शायद ये फिनोमेनन जो अभी फ्लैश फ्लडिंग का और अर्बन फ्लडिंग का आया है उस वक्त नहीं था। उस वक्त की जो हाइड्रोलिक स्टडीज हुई, और जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर नॉर्मल फ्लो इसका रेनफॉल का आता रहा है तो पहले 5 स्पेल निकाल दिया, उसके अंदर आपको कहीं प्रॉब्लम नजर नहीं आई। कहीं नहीं, बहुत सारे एरियाज में पानी जमा हुआ है उस वक्त भी, और मैं कह रहा हूं कि शहबाज में तो नॉर्मली पिछले सालों में पानी जमा होता रहा है, लोगों के घरों में पानी जाता रहा है। और दूसरा ये कि आप जो टाइड की बात कर रहे हैं, आप अगले 10-15 साल का डेटा देख सकते हैं कि कराची में कब कब हाई टाइड आएगी, कब लो टाइड आएगी। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून में अगर 1-8 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, आप कीनिया से लेके हेलीफैक्स से लेके कराची जहां की हाई टाइड देखना चाहें उनकी वेबसाइट पर जाएं देख लें। तो ये प्लानिंग उस हिसाब से क्यों नहीं की गई? सही फरमा रहे हैं। अभी हमने इसका फेज 2 डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर इन सारी चीजों को केटर फॉर किया जाएगा, और इन सारी चीजों को इंशाल्लाह मद्देनजर रखा जाएगा, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो फ्यूचर में इस तरह की जो चीज है वो जब हमारा सेकंड फेज आ जाता है तो इस तरह की हमारी चीज जो है वो ना हो सके। और जो लोगों का नुकसान हो गया, लोगों के कारोबार, लोगों के घरों में पानी गया, उनकी गाड़ियां खराब हो गई, जिनकी शॉप्स में पानी चला गया, उनका सामान तबाह हो गया, उसको कॉम्पेंसेट करेंगे आप? देखें शादिब खानदादा साहब, जैसे आपसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि इसको सिंध गवर्नमेंट ने कैलेमिटी डिक्लेयर किया है। मेरे पास तो जो फंड्स होते हैं वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिससे मैं अपने जो एरिया है उसके मेंटेनेंस कर सकता हूँ। डेफिनेटली मेरे पास कोई ऐसा कंपनसेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपने जैसे खुद वेबसाइट पे भी देखा होगा, ना फेडरल गवर्नमेंट कोई फंड देती है कंट्रोल बोर्ड को, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई फंड देती है। हम अपना लोकल फंड जनरेट करते हैं और उसी से ही हम अपना जो है सारी चीजों को। मगर आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपका जो 4.4 अरब रुपए, जो कि 85% आपका टोटल रेवेन्यू का है, 85% आप रेजिडेंट से लेते हैं, वहां के रहने वालों से लेते हैं। 4.4 अरब रुपए एक बड़ा अमाउंट है, वो नजर आया यहाँ की सड़कों पर? और मुझे आप इसका जवाब नहीं दे रहे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि सड़कों पर ड्रेनेज था जिसमें सड़क उखड़ गई है, लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं और पूरी की पूरी सड़क तबाह हो गई। ये किसने प्लानिंग की थी? ये शादिब खानदादा साहब उस वक्त का जो कंसल्टेंट था उसने ये प्लान किया था, और उसकी रीजनिंग उसने जो दी वो ये दी कि जब अगर इसको दरमियान में अगर कहीं पे फर्दर प्लान करते तो उसकी जो बेसिकली यूटिलिटीज़ को हटाने की और कास्ट बढ़ जाती। तो उस वक्त इस पे जो कास्ट आई थी, इस वजह से थोड़ा सा कास्ट इफेक्ट को देखने के लिए उन्होंने इस ड्रेनेज को सड़क के दरमियान में दे दिया। तो अभी हमें इसी सिस्टम के साथ इसको चलाना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब इसका फेज 2 आएगा तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। और शहरियों का क्या होगा जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं? उनको आपने क्या यकीन दहानी कराई है? वो कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे ड्यूज पे करें, हमारा नुकसान हो गया वो दें, आप हमसे टैक्स लेते हैं, उनका क्या करें? आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उसके अंदर उनकी 2-3 डिमांड थी कि जी आप इमीडिएटली 3 दिनों के अंदर इन इलाकों से पानी निकालें, जो कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी भी हमारी टीम्स मौजूद हैं, मैं खुद भी अभी एरिया विजिट करके आया हूँ और काफ़ी हद तक वो क्लियर है। उसके अलावा उनकी दूसरी जो डिमांड थी कि जी यूं ही पानी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे मॉस्किटो स्प्रे करवाया जाए, वो भी ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो मोस्टली उनकी जो डिमांड थी उनको हमने जो है वो कैटर फॉर कर लिया है। और ये किसी एक एरिया की नहीं है, आप कह रहे चंद जगह की बात रह गई है, क्योंकि इन लोगों ने भुगता ये है कि एक तो इनके घर के आस पानी रहा जिसकी वजह से किसी की गाड़ी डूब गई, किसी का फर्स्ट फ्लोर खराब हो गया, ग्राउंड फ्लोर तबाह हो गया, किसी का सामान तबाह हो गया। दूसरा मसला ये रहा कि के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं दे रहा था, अपनी वजह से नहीं, आपकी वजह से, कि आप लोगों ने पानी नहीं साफ किया हुआ, जिसकी वजह से उनका जो सिस्टम है वो नहीं ऑन कर सकते। तो वो भी जिम्मेदारी आपकी थी, जो शहरियों ने भुगता सब आपकी वजह से भुगता। शादिब खानदादा साहब, मैं आपको बताऊं कि जो फेज 5 और 5 एक्सटेंशन था वो दूसरे दिन ही क्लियर हो गया था। मैंने 4 दफ़ा के इलेक्ट्रिक के लोगों से खुद बात की। मैंने कहा जी आप अगर ये चलाएंगे तो मेरे सम्प पंप्स चलना शुरू होंगे, और वो नहीं चला रहे थे। काफ़ी सारी सवाए, जैसे मैंने आपसे कहा, बुखारी कमर्शियल, तोहीद कमर्शियल, उसके अलावा भी सी व्यू के ऊपर इवन के इलेक्ट्रिक ने 4 दिनों बाद जो है बिजली प्रोवाइड की है।
तो उसके लिए के इलेक्ट्रिक का जो तर्जमान है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो एरिया क्लियर हो गए उनके अंदर उनको क्या मसाइल थे, जबकि मैंने उनके साथ टाइम एंड अगेन मीटिंग्स की और उनको रिक्वेस्ट किया कि जो जो एरिया हमने क्लियर कर दिया वहाँ पे चला दें। हमारे सम पंप्स नहीं चल रहे थे, उन्होंने इवन उसको नहीं चलाया। अच्छा, और ये बता दें आप कि आने वाली बारिशों में भी लोग यही नहीं भुगत रहे होंगे, इसकी क्या गारंटी है कि आप जरा अपना सिस्टम बेहतर करेंगे, अपना ड्रेनेज बेहतर करेंगे? अगर आपने इस तरीके से, और वैसे तो समंदर में ट्रीटमेंट के साथ जाना चाहिए, मगर अगर वो जा ही रहा है तो थोड़ी सी हाई टाइड होगी तो आपका पानी समंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। ये चीज़ें ठीक करेंगे इंशाल्लाह, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी आज भी कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्यूचर में इसके अंदर ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट आएगी बल्कि इसका जो फेज 2 होगा वो बड़ा सक्सेसफुल होगा। और इसके भी और पैसे शहरियों से ही लेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने पैसे दिए, उन्हें पानी भी नहीं मिलता और वो कह रहे हैं हमने ये भी भुगतना पड़ा, और पैसे शहरियों से लेंगे? नहीं, जो नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं वही देंगे। डोंट वरी। बहुत शुक्रिया। और साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी कि क्या इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, वादा कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और जो मसाइल हैं वो शहरियों को भुगतने पड़े। शहरी सरापा एहतजाज नजर आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। वफाकी हुकूमत की, सिंध हुकूमत की राय आपने सुनी है, मगर वो लोग जिन्होंने इन बारिशों में जब शहर का हाल बुरा था काम किया, वैसे भी बहुत ज़्यादा समाजी खिदमात करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं। क्या वाकई सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बारिश इतनी हो गई थी इसलिए यह हाल हो गया, या वाकई शहर का इस वक्त आवे का आवा बिगड़ा हुआ है? हमारे साथ फैसल ईदी साहब मौजूद हैं, सरबराह ईदी फाउंडेशन। जफर अब्बास साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी जेडीसी। जिब्रान नासिर मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब, सबसे पहले आपसे, जाहिर है आपने बहुत काम किया है शहर में, इस दफ़ा भी कर रहे थे। ये बस कहा जा सकता है कि बारिशें ज़्यादा हो गई थी, या फिर आपने ओवर द ईयर्स देखा है हर साल की शहर मुसलसल बिगड़ता ही गया है जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा इन बारिशों में? ये जो नाले 100 फीट के थे, अगर आप उनको 20 फीट का कर देंगे तो फिर पानी सड़कों पे ही आएगा, गलियों में आएगा, घरों में आएगा। ऐसा ही हुआ है। और कचरा फेंकेंगे, वो तो 20 फीट का कर दिया, फिर ऊपर से जो है वो आपके जो कचरा फेंकने का सिस्टम है वो नाकिस है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। जो खाली जगह देखते हैं वहाँ पे कचरा डंप करके भाग जाते हैं हमारे KMC के जो वर्कर्स हैं। तो ये तो चीज़ें होनी हैं। और मुख्तलिफ इलाकों में ये जो नाले छोटे हो गए, यानी कि इंक्रोचमेंट्स हो गई, और फिर उनमें ही बरसाती नाले थे, कचरे जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। हमारा ईदी सेंटर कस्बा है, पिछले 40 सालों से कायम है। वो हमारी इसकी जो पिछली दीवार थी वो नाले के साथ थी, अब वहाँ पे 6 घर बन गए। मतलब हमारा जब दरवाज़ा खुलता था तो नाले के पास खुलता था, अब वो 6 घर बन गए हैं। उन्होंने बाकायदा मलबा डाल के कब्जा किया है, और सिर्फ उसकी दीवार के साथ नहीं, पूरी लाइन से जो है उस सामे की तरफ इस तरफ घर बने, और वो सारे मजदूर गरीब लोगों के घर हैं। आप अगर गिराओगे भी तो मुतबादिल नहीं दोगे उनको। मतलब पहले तो आपके लोगों ने उनको बेचा, जो नालों की रखवाली करते थे। अब जो है वो इनको गिराने की बातें हो रही हैं। तो आप कम से कम इंसान तो समझें उनको। ठीक है, उनको गिराना ज़रूरी है क्योंकि शहर अब डूब रहा है, सारे इश्यूज़ हैं, ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन मुतबादिल तो दें लोगों को। आप मुतबादिल नहीं दोगे तो यहाँ से हटेंगे, फिर किसी फुटपाथ पे जाके बना लेंगे, फिर किसी रेलवे लाइन पे जाके बना लेंगे, जो KCR का मसला चल रहा है। मैं जफर, आप बताइएगा, ये बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, या आपके ख्याल में भी इस शहर में मुसलसल, आप क्योंकि साल से काम कर रहे हैं, हालत ही इतनी ख़राब हो गई थी कि ये होना ही था जो शहरियों ने भुगता है, चाहे वो कोई सा भी इलाका हो, DHA से लेके सुजानी तक, सब ने भुगता है? नहीं, देखें, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पहले दिन से ऐसे ही था शहर, इसको इसी तरह बनाया गया। जिस दिन मुराद अली शाह साहब ने हल्फ उठाया उस दिन मैं और जुनैद जमशेद मरहूम हम रोडों पे कर रहे थे, और हमने इनको इस्लामाबाद से प्रोटेस्ट करके कराची बुलाया कि आइए इस शहर को साफ कीजिए। इनको हल्फ उठाए हुए भी 2 दिन हुए थे। तो बात यह है कि इस शहर को तो उस वक्त 2016 में भी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अगर आपको याद हो कि जो भी बल्दियाती वजीर इस शहर में आया, जो भी KMC का या DMC का जो बड़ा है, उस एहतजाजी मुहिम के नाम पर सफाई मुहिम की, किसी ने 100 दिन की, किसी ने 150 दिन की, कभी तो इस शहर के साथ तो सियासत ही कचरे के नाम पे हो रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद तीनों तंजीमों ने रोना शुरू कर दिया, तीनों पार्टियों ने, और जिस मंसूबाबंदी के तहत इस शहर को बर्बाद किया गया इसमें तमाम तंजीमें शामिल हैं। एक पार्टी कहती है हमारे वजीर नए हैं, वो बहुत ही बर्गर हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, वो आवाम में कैसे उतरेंगे, इसलिए वो आवाम में जाते ही नहीं। दूसरी पार्टी कहती है जी हमारे को तो पैसे ही नहीं दिया गया, इख्तियार नहीं दिया, वो ये रोना हो रही है। तीसरी पार्टी कहती है हमें कराची वोट नहीं देता, हम इसको क्यों बनाएं, हम इसको बर्बाद कर देंगे। तो बर्बाद कर दिया सबने मिलके। अब आप देखिए दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है कि आपके शहर के बीचों बीच स्लम में, यहाँ पर मच्छर कॉलोनी देख लीजिए आप, समंदर यहाँ देख लीजिए आप, मुबारक विलेज देख लें, मुशर्रफ कॉलोनी देख लें, इस शहर का 55% तकरीबन कंटोनमेंट के हाथ में। अगर आप देखा जाए, आप शुरू करें
शारे फैसल, फिर उसके बाद जो सादी टाउन तक आप चले जाइए। अच्छा, फिर जितना भी तो पानी निकलना है, देखिए हमारे पास साइल के ऊपर आप भी जानते हैं जमीन दी गई, हमारे लोगों को समझला बिल्डिंग बना रहे हैं, दूसरे लोग बना रहे हैं, तो लाजमी बात है यहाँ प्लांट भी लगने चाहिए थे। यहाँ इस पानी को साफ करके आप देखिए डिफेंस का पानी किस तरीके से जा रहा है, सीयू के अंदर डायरेक्ट जा रहा है। बात यह कि इस शहर के लिए सोचना पड़ेगा, सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। अभी वफाक और सूबे ने मिलकर जो फैसला किया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, आप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बोर्ड बना दीजिए और उसको वो आपको अरबों खरबों रुपए भी देगा और इस शहर को भी साफ कर देगा। लेकिन चूंकि इस शहर से किसी सियासतदान को मोहब्बत नहीं है, इस शहर के लिए कोई काम नहीं है। नारा जरूर लगता है कि वजीर आजम कराची से, गवर्नर कराची से, मेयर कराची से। भाई जितने वज़राए सभी डिफेंस में रहते हैं। आप अभी अब तो चले, इस बार तो जुल्म ऐसा हुआ कि डिफेंस की ये तो बाकी कराची का पुल पार का फर्क भी मिटा दिया गया। दोनों, वहां पर भी लाइट नहीं है 6 दिन से, खारगर में भी लाइट नहीं है 6 दिन से, वहां भी पानी खड़ा है, यहां भी पानी खड़ा है। उर्दू बाजार जो कराची की शान था बर्बाद हो गया। करोड़ों अरबों रुपए की किताबें, कॉपियां, तालीम का सामान, वहां दीनी कुतुब सब इस वक्त पानी में डूबी हुई है। कोई नहीं है। जिन गरीबों के सामान तबाह बर्बाद हो गए उनके लिए कोई ग्रांट नहीं की गई है। उनके लिए बच्चे नालों में डूब गए, 2-2 दिन बाद उनकी मस्तशुदा लाशें मिली नदियों से। उनके घर कोई नहीं गया, उनको किसी ने दाद रसी नहीं की, उनके लिए किसी ग्रांट का नहीं हुआ। उनका क्या कसूर था? उन्होंने तो टैक्स दिया था, आपको टैक्स दिया था भाई, आपकी जिम्मेदारी थी। पानी आया, घर के बाहर से बच्चे को लेकर चला गया, बाप बचा ले गया, बाप को भी ले गया। ऐसा कहां होता है? बात यह है कि इतने ज्यादा सख्तिल है हुक्मरान, इतने ज्यादा सख्तिल है। और मुझे तो हैरत है, जिस वक्त बारिश हो रही होती है कौन सी सूखी सड़कों के ऊपर गाड़ियां चला रहे होते हैं। इसका मतलब ये कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक भी कर रहे हैं। ये जाए ना उन आबादियों में जहां पे 16-16 फीट पानी खड़ा हुआ था, ये जाए उन कारोबारी लोगों के पास जिनका 60-60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लोग मर जाएंगे इस तरह अगर इन जालिम हुक्मरानों ने इसी तरह रविश जारी रखी अपनी। तो मैं जिब्रान, आप बताइएगा, आप समझते हैं कि शहर का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है या फिर एक बारिश ही ऐसी हुई थी जो हुकूमत का कहना है कि, और क्या होता इसके अलावा बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी? सर, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इस शहर का आवा इस बारिश से बहुत पहले बिगड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आई हम किस कराची की बात कर रहे हैं। एनएलसी का कराची, केपीटी का कराची, डीएचए का कराची, रेलवे का कराची, मली डेवलपमेंट का कराची, लियारी डेवलपमेंट का कराची, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का कराची, केएमसी का कराची, या वफाक के जो और कुछ इलाके हैं उनका कराची, कंटोनमेंट्स का कराची, डीएचए का कराची, बहरिया का कराची। आपने इतने सारे इदारे बना दिए हैं और उनके इतने इख्तियारात बांट दिए हैं कि अगर ये कौम, इस शहर की आवाम चाहे तो मिल के तयन नहीं कर सकती कि जिम्मेदारी किसके सर पे आती है। हर कोई टोपी घुमाते हुए रहता है और मेरे ख्याल में जो इख्तियारात की जंग है या लड़ाई है या ये जो रेल पेल है, इससे एक फ़ायदा हो गया है। वो वफाक की हुकूमत हो, वो सूबाई हुकूमत हो, वो शहरी हुकूमत हो, कि वो आराम से अपने गले से हार उतार के दूसरे को अपना दें, बोल दीजिए कि सारा का सारा कसूर इनका था। मैं एक बात समझने से कासिर हूँ। मेरे मुल्क का वज़ीर आला कहता है कि आइन में जो हमें हक मिले ना, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, मगर आइन जो हक लोकल गवर्नमेंट को देता है वो हम देंगे भी नहीं। यानी कि जो हमारा है वो तो हमारा है, दूसरे के इख्तियार पे भी डाका डालेंगे। इस मंतक की मुझे समझ में नहीं आती। ये मेयर साहब कहते हैं कि जी, मतलब कि इतने सालों में एमक्यूएम ने हुकूमत करके क्या सीखा? हमें गिनवाना हर इंटरव्यू में, कराची में इतने नाले हैं, कराची में इतने नेचुरल नाले हैं, इतनी नदियां हैं और उन पर इतनी इंक्रोचमेंट हुई हुई है। यार हर चीज़ का तो आप अपने साबका कायद के ऊपर सहरा नहीं बांध सकते ना। ये इंक्रोचमेंट तो आप नहीं कह सकते कि किसी बंदूक की नोक पे आपसे करवाई गई थी। आप अगर अपने वोट बैंक को फैसिलिटेट करने के लिए प्रॉपर शहर को प्लान नहीं कर रहे थे और मौजूदा एग्जिस्टिंग एमिनिटीज प्लॉट के ऊपर और नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रहे थे, तो आज आप बैठ के सर नोच रहे हैं। और ये जो सीबीसी और डीएचए की बात है जिसके ऊपर जी इतनी वावेला हो रहा है और इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि आप शोर ना करें और बात ना करें, और आज का जो मुजाहरा था उसके अंदर भी इन्होंने एक शोर और रक्स क्रिएट करने की कोशिश की कि कोई से असल गुफ्तगू ना हो सके। ये जिसका ऑडिट नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, कंजर्वेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, उसके अलावा डेवलपमेंट टैक्स, उसके अलावा वाटर टैक्स, उसके अलावा सीवरेज टैक्स, आप मत देखें जो पर्चा आपको आता है साल का, जो इज्तिमाई टैक्स है वो करोड़ों अरबों में जा रहा है। मगर आज मैं जो खड़ा काम कर रहा हूं 3 दिन से डीएचए में, एक मैंने सीबीसी की पंपिंग मशीन नहीं देखी। मैंने देखी आर्मी की आ रही बड़ी पंपिंग मशीन है, जबकि कंटोनमेंट भी मिलिट्री के तहत चलने वाला इदारा, यानी कि सीबीसी की अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। मैंने नहीं देखा कि क्या हमारे बजट से कोई इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं। अगर इन्होंने रिक्लेम करके फेज 8 बनाना था, इन्होंने मलीर नदी का मुंह बंद करना था, इन्होंने फेज 7 एक्सटेंशन बनाना था, तो आम आवाम तो ये सोच के इस पॉश इलाके में खरीद रही थी प्लॉट कि जी इन्होंने सारी स्टडीज कर ली होंगी, इनको पता होगा कि क्या असरात पड़ेंगे क्लाइमेट के। अब सब कुछ डाल देना एक्ट ऑफ गॉड पे कि जी अनप्रेसिडेंटेड।
मगर अब जाहिर जो बुराई होनी थी, आप तीनों का ही कंसेंसस है कि बहुत ज्यादा बुरा हो गया। अब आपको जिब्रान उम्मीद नजर आ रही है कि कम से कम वफाक और सिंध मिलकर बैठ रहे हैं, इदारे भी साथ बैठे हैं कि चीजें ठीक हो सकें, जब कह रही है वफाकी हुकूमत? कराची का इजी सोल्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये तमाम पार्टियां अपनी सेल्फिशनेस नहीं छोड़ेंगी। आप इसको एक जगह कहते हैं माशी हब, एक जगह कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक जगह कहते हैं दुनिया का छठा, तीसरा, चौथा सबसे बड़ा शहर, मगर हम इसको वो स्ट्रक्चर नहीं देना चाहते। कंपैरिजन न्यूयॉर्क से करेंगे, लंदन का करेंगे, आइए चंडीगढ़ को वॉल स्ट्रीट बोलेंगे, मगर यहाँ पे मेयर के वो इख्तियारात नहीं होंगे, यहाँ पे पुलिस जो है मेयर के ताबे नहीं होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है वो कंसर्टेड एफर्ट से काम नहीं करेंगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि सड़क के इस साइड का हिस्सा जो है वो सीबीसी उठाएगी और सड़क के इस साइड का हिस्सा जो है केएमसी उठाएगी, और साइड का जो हिस्सा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी उठाएगी। चूंकि सबने शहर के अंदर कोई ना कोई अपना एक न्यूसेंस वैल्यू बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, तो इन्होंने इसलिए बंदर बांट की भी इख्तियारात की, वरना शहर क्या, मुल्क क्या, मोहल्ला क्या, घर इस तरह से नहीं चल सकता। अगर औलाद को ना पता हो कि किन चीजों के लिए मैंने वालिद साहब से रुजू करना है, किन चीजों के लिए वालदा से रुजू करना है, किन चीजों के लिए बड़े बहन भाइयों से रुजू करना है, किन चीजों के लिए दादादी से रुजू करना है, मेरी जिंदगी के फैसले कभी कोई कर रहा होगा, कभी कोई कर रहा होगा, तो एक घर के अंदर एक इनफरादी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यहां आपने 2.5 करोड़ जिंदगियों के साथ ये मजाक बनाया हुआ है, और उसके ऊपर मैं जरूर आपके शो के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा, खुदारा अपनी छोटी सियासत के लिए बड़ी होती है जबान, बड़ी होती है पहचान, बड़ी होती है सकाफत। ये छोटी छोटी सियासत के लिए ये सिंधी महाजिर का मंजन ना बेचा करें। ये शहर पहली बहुत कत्लो गारत देख चुका है। आपसे वो गलाजत, वो कचरा, वो गंदगी सड़क से उठती नहीं है, मगर आप अपने सियासी नारों के तहत जो है लोगों के जहन के अंदर अभी भी भर रहे, तो ये जहर भरना कम करें। इस शहर ने लिसानियत, फिरका वारियत हर बुनियाद पर बहुत कुछ देखा है। आप ईदी एक ऐसा फाउंडेशन, एक ऐसी तंजीम है जिस पर सबका भरोसा है। आपने लिसानियत से बालातर होकर, फिरका वारियत से बालातर होकर, किसी का मजहब क्या है इससे बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की ईदी साहब ने, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इदराक है सबको कि भाई शहर को बेहतर करना है, या आपको वो नहीं नज़र आ रहा है ये शहर मुसलसल बुराई की तरफ जा रहा है और ख़राबी की तरफ जा रहा है? देखें, ये मजहबी फ़िरका परस्ती या लसानी फ़िरका परस्ती, इंतहा पसंदी इसलिए दी जाती है कि करप्शन की जा सके। कोई बोले तो उसको गोली मार दो, उसको फेंक दो, उसको बोरी में बंद कर दो, इसको ये कर दो। ये मकसद ही इंतहा पसंदी का यही होता है कि उस इलाके की दौलत पे कब्ज़ा करो, लूट मार करो, और कोई भी आवाज़ उठाए उसको मार दो। और ये कराची पिछले कई दहाइयों से देख रहा है, पाकिस्तान पिछले कई दहाइयों से देख रहा है। जब तक आप कराची के मेयर के इख्तियारात नहीं बढ़ाओगे, बम्बई शहर जो है वो 55 अरब रुपए टैक्स वसूल करता है जो अपने ऊपर खर्च करता है प्रॉपर्टी टैक्स में। कराची सिर्फ 1 अरब रुपये वसूल करता है, केएमसी सिर्फ 1 अरब रुपया वसूल करती है। क्यों इतने सारे जो है वो बंदर बांट की हुई हैं सब जगहों पे, सारे पोश इलाके एक जगह पर हैं, वो केएमसी के अंडर नहीं दिए गए। केएमसी के अंडर सारे जो है वो कच्ची आबादियाँ दी हुई हैं, उनके कच्ची आबादियों फिर बेहंगम तरीके से फैल रही हैं। 70% आबादी कराची की रकबा जो है, 70% रकबा जो है वो कराची का कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 90% आबादी रहती है। और वो केएमसी के ऊपर थोप दिया, और बाकी जो मज़े ले रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, वो जो है वो टैक्स भी खुद वसूल करते हैं, खर्च भी खुद करते हैं, किसी को बताते नहीं है कहाँ। जब तक ये कराची केएमसी के अंडर में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, आप नहीं चला सकते। बम्बई जो है वो अंडर 1 म्यूनिसिपैलिटी जो है वो रूल होता है। जब तक कराची एक म्यूनिसिपैलिटी रूल नहीं होगा, टैक्सेशन नहीं लेगा, और अमीरों से टैक्स लिया जाए, गरीबों से आप क्या लोगे? उनको तो खाने का नहीं मिलता। कच्ची आबादियों में ठोसा हुआ, एक कमरे में 10-10 लोगों को रहने पे मजबूर किया हुआ है। फिर पानी आ जाता है। मलीर के अंदर इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो नालों पे इंक्रोचमेंट की हुई है। फिर उन्होंने फुजला जो है वो फेंका हुआ है, सनती फुजला जो है वो, फिर अभी बारिशें आई तो वो लोगों के घरों में घुसा है। वहाँ पे कितने गोठ ऐसे हैं जिनके पूरे बच्चे, बीवी, बाप, भाई बहन सब पता नहीं जख्म, पूरे जिस्म पे जख्म है उनके, और सैकड़ों की तादाद में है। कोई पूछने वाले ही नहीं है किसी को कुछ। बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो है वो हादसा हुआ, क्यों हुआ कि वहाँ पे फायर एस्केप नहीं थी, रास्ते सारे बंद किए हुए थे। कितनी इंडस्ट्रियों के जो है ना फायर एस्केप खोली गई उस हादसे के बाद, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं किया गया, कोई कानून साजी नहीं की गई। अगर कानून साजी की भी गई है तो कोई अमल नहीं है। मगर इसमें जो आपने कहा कि केएमसी के अंडर नहीं है, जो पोश एरियाज हैं उनका भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ, तो उनसे भी जो कलेक्ट किया जाता है उन पर भी नहीं खर्च किया गया। इस शहर में मतलब डीएचए लाहौर का बेहतर है, कराची को डीएचए भी बेहतर नहीं मिला, कंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ पर बेहतर काम नहीं करता। ये कोई शहर की किस्मत का मसला है, या फिर सब खरबूजे को देख के खरबूजे को रंग पकड़ने वाली बात है कि जी दूसरे नहीं काम कर रहे हम भी नहीं करते? जब तक एक म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में पूरा शहर नहीं आएगा, कंट्रोल बेहतर
बेहतर नहीं होगा, एक एक गलियों के ऊपर लड़ाई होती रहेगी, उसका पानी ये ले जाएगा, उसका कचरा ये ले जाएगा, एक दूसरे के इलाकों में जो है वो मुदाखलतें करते रहेंगे। अंडर वन जो है वो मेयर के जो है ना वो पूरा शहर होना चाहिए। आप जबर क्या समझते हैं, क्या हल क्या है? अब वफाक और ये सिग्नल दे रहा है कि जी अब हमने एक प्लान बनाया है, आज कहा गया वफाक की तरफ से, असद उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और अब इस पर अमल होगा, हम सिंध हुकूमत के साथ काम करेंगे। ये क्राइसिस गुजरेगा, खबरों से हटेगा तो चीज पीछे चली जाएगी। हल क्या है? देखिए, जब तक ये इदारे देखिए सिंध वफाक सब मिल जाए, काम किससे लेना है? आप केडीए से लेंगे, आप केएमसी से लेंगे। अच्छा, आप बताएं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान कब आया? प्लान 2013 में। आज 8 साल होने वाले हैं। 30 करोड़ रुपए के 4 क्रैश यूनिट लगने थे, जो इस शहर में कंस्ट्रक्शन रोजाना हो रही है, पुरानी बिल्डिंग टूटी है, उनका मलबा चले जाते, क्रैश करते, दोबारा इस्तेमाल होता, अरबों रुपए उसमें कमाते, एक भी नहीं लगा तक, एक भी नहीं लगा। क्या होता है, वो शहर में कोई नई बिल्डिंग मिलती है, पुरानी बिल्डिंग टूटती है, ठेकेदार बुलाया जाता है, वो मलबा उठाता है और वो किसी नाले में पलट देता है ले जाके। बात ये, वो क्यों जाएगा जाम साथियों, वो क्यों खर्च करेगा हजारों रुपए डंपरों के, किसी भी नाले में पलट देगा ले जाके। यही वजह है जब नाला सफाई होती है, उसमें स्लैब निकलने हैं, उसमें पिलर निकलने हैं, उसमें पूरी ईंटें निकलनी है। बात ये, शहर को पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये जो बारिश में हुआ है, ये तो शुक्र करें सुनामी नहीं आया, ये तो शुक्र करें कोई सैलाब नहीं आया, ये तो शुक्र करें यहाँ पर जलजला नहीं आया। आप बताइएगा जिब्रान, आपको कोई उम्मीद है यहाँ से बेहतरी की, या ये क्राइसिस है, खबरों से निकलेगा तो फिर कराची भी खबरों से निकल जाएगा, दूसरी चीजों पे बातें हो रही होंगी और तरजीहात भी अलग हो जाएंगी? शाहजेब, वो तबका जो कि आपकी साइट की इंडस्ट्री चलाता है, काइट की इंडस्ट्री चलाता है, आई चंडीगढ़ रोड चलाता है, मल्टीनेशनल चलाता है, जो कि टॉप 3 स्कूल से पढ़ा हुआ है, जिसकी बिजली प्राइवेट है, जनरेटर लेता है, सिक्योरिटी प्राइवेट है, गार्ड लेता है, स्कूल प्राइवेट है, वहां पे पॉश स्कूल में जाता है बच्चा, हेल्थ प्राइवेट है, आगा खान साउथ सिटी जाता है, वो चाहे ना तो अपने 500 गज के ऊपर इतना झंडा लगा के डिफेंस में आजाद रियासत डिक्लेयर कर दे। उस तबके को भी जो इतना खुद कफील है, आपने इतना मजबूर किया कि आज जो एक सरकारी बिल्डिंग के शीशे खटखटा रहा था, बजा रहा था। अरबाब इख्तियार अगर अब भी होश नहीं करेंगे, और मैं एक और बात कहूंगा, इसका सोशल एस्पेक्ट है कि देखें, सरजानी की खबर पढ़ना और सरजानी का दर्द करना खुद वेस्ट डीप वाटर में खड़े होके, मेमन गोट की और क्या कहते हैं यूसुफ गोट की खबर पढ़ना और उसको वाकई में फील करना, अगर ये डीएचए की हालत और वहां की हालत एक हो गई है और लोगों को एहसास हो गया है कि ये तकलीफ क्या होती है, तो इस तकलीफ की खातिर एक हो जाइए। आप आवाम अगर एक हो गए तो मसले का हल तब निकल सकता है, तब मैं पुरुमीद हूंगा। फैज़ साहब, आप हैं, उम्मीद है आपको इस शहर के लिए? मुझे नहीं लगता ये जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी के मैं पुरजोर हक में हूँ, लेकिन आपको जो है वो ज़िले जितने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, आप उनको भी खुद मुख्तार करना चाहिए, ताकि वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर हो, उनके पास एजुकेशन, उनके पास हेल्थ, उनके पास सारी सर्विसेज आनी चाहिए। सूबे जो हैं उनको नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। वफाक जो है वो अपने इलाके देने के लिए तैयार नहीं है, सिटीज़ को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को। सूबे जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे तो समझ में नहीं आती कि ये मैस जो है वो किस तरफ लेके जाएगा। हमारे यहाँ पे इनकलाब के तो रास्ते हैं ही नहीं, इनकलाब तो इस खित्ते में कभी हुआ ही नहीं है, और पता नहीं किस तरह होगा। कोई बस मूवमेंट चलेंगी और थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा अगले 50 सालों में, 100 सालों में। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि कराची में के लिए बेहतरी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।